हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही एग्जाम की प्रिपरेशन? बात की जाए नेक्स्ट पार्ट सर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, लीगल स्टडीज इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा बहुत बड़ा रोल था किसका, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है, एडवोकेट एक्ट 1961 ऑन टिप कर चुके थे। अब आते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। अब नॉर्मली लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कैसे काम करते हैं और किनको स्टडी करते हैं। And this video classified basically for the legal education in India. अगर लीगल एजुकेशन की बात करते हैं, हम सब बात करें उन स्टूडेंट की जो क्या कर रहे हैं सर, लॉ को स्टडी करते हैं। लॉ को स्टडी करते हैं तो इनका क्या बेनिफिट है एंड हाउ रियली देयर फ्यूचर स्टैंड्स विद दिस पर्टिकुलर स्टडी। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दो तरह की एजुकेशन लॉ की। या तो हम क्या करते हैं, 12th क्लियर करते ही सेकेंड एजुकेशन हुई हमारी, हमने क्या किया, लॉ की डिग्री ग्रेजुएशन इन लॉ अप्लाई किया, 3 साल की है, पूरी प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड हम क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट कोर्स करते हैं जिससे इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है, जो 5 साल का होता है। इंस्टेड ऑफ 3 years विल गो फॉर अ 5 year कोर्स। अब उसके बाद क्या है, व्हाट आफ्टर दिस, मतलब ये तो हम सब जानते हैं सर 3 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है, लेकिन इसके बाद क्या प्रोविजन है। तो इसके लिए अगर आपको पेपर में मैक्सिमम स्कोर करना है फॉर पर्टिकुलर दिस ईयर, रियली मैं बता रहा हूं आपको, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई करना गाइस। प्लीज डोंट फॉलो एनी अदर बुक, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर्टिकुलर दिस सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि कंफर्म आने वाला है। अब एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेटली हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग पहले क्लियर करना कि हमने करना है कि हम एनसीईआरटी उठाते हैं और कॉन्सेप्ट हमारे पास है लीगल एजुकेशन इन इंडिया। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोविजन है अ 3 year एलएलबी प्रोग्राम विच रिक्वायर्स अ पीरियड अंडरग्रेजुएट डिग्री, ये मैं आपको बता चुका हूं। कम टू द सेकंड, अ 5 year इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी और बीबीए और बीकॉम और बीएससी एलएलबी साथ में कर सकते हैं। ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कुछ बेसिक के ऊपर कि कितनी यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर जो काम करेंगी। तो पहली चीज क्लियर करें, देयर आर 900 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। नंबर्स प्लीज, अगर एनसीईआरटी आप में है तो उसको अंडरलाइन करो, नहीं तो क्या करो, लिखो जो मैं बोल रहा हूं आपको। देयर आर 900 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, हाउ नॉट मेनी मैच, आई रिपीट, द स्टैंडर्ड ऑफ दैट वाज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द लॉ फर्म्स। आपने कहा रिक्वायर्ड नहीं करते, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय चेंजिंग इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव लीगल मार्केट इन 1985। अगेन हो गया अंडरलाइन करने के लिए, इसको दोबारा आपको अंडरलाइन करना है। इन 1985 द फर्स्ट नेशनल लॉ स्कूल इन इंडिया यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन बेंगलुरु। तो आपने कहा बेंगलुरु में भाई ये सेटअप हुई थी 1985। गाइस केस स्टडी में ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो डेट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए पूरी की पूरी ऑन टिप। Come to the next point here. There are 70 national law schools in India. सर देखो 900 लॉ कॉलेजेस हैं, लेकिन लॉ स्कूल की बात करें दैट इज ओनली 70 नेशनल लॉ स्कूल्स इन इंडिया एंड मोर देन बीइंग प्लान 14 कहता ऑफ दीज नाउ हैव अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लैट। क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं। सर व्हाट डज मीन बाय द क्लैट स्टैंड फॉर कॉमन लॉ एडवांस टेस्ट। अब मैं दोबारा क्लियर करता हूं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट हो या एडवांस टेस्ट हो, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। क्लैट की क्या सिग्निफिकेंस है, कितने कॉलेजेस फॉलो करते हैं। सर हमने कहा लॉ स्कूल्स कितने हैं, नंबर 17, जिनमें 14 कॉमन लॉ एडमिशन या एडवांस टेस्ट को फॉलो करते हैं। ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड देन कम टू द मेजर पॉइंट, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कह रहा विच आर लीगल लॉजिकली रीजनिंग इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सर हमारे पास कहता है लीगल स्टडीज आती है, उसमें रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश आती है, एंड देन एडवांस स्किल्स जनरल नॉलेज को बोलते हैं। ये पार्ट होता है हमारा क्लैट का, क्लैट की प्रिपरेशन करते हो, सारी चीजें हमें आनी चाहिए। एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन, हियर वी आर, कहता है इट वाज यस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर द लॉ एडवांस हैव सेट अप इन लॉ स्कूल ऑफ द ट्यूटोरियल एलएसटी नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी दिल्ली। आई एम टॉकिंग दिल्ली कंडक्ट अ सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कॉल्ड AILAT ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो भाई यहाँ पे जब दिल्ली की बात की जाती है ना, तो दिल्ली एक अलग लॉ टेस्ट लेती है जो क्लैट का पार्ट नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। व्हाइल अ नंबर ऑफ द अदर स्कूल्स इंडिया अडॉप्टेड द लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट LSAT। तो कितने टेस्ट हो गए, दोबारा याद रखना, क्लैट आपने किया, सर हमारे पास आ गया क्लैट, फिर हमारे पास आ गया आईलेट, नंबर 1 क्लैट, नंबर 2 आईलेट एंड नंबर 3 LSAT। 3 तरह के टेस्ट हैं, 17 टोटल स्कूल थे, 14 तो क्लैट कर रहे हैं, एक क्या कर रहा है हमारे पास सर, जिसकी दिल्ली की बात की हमने, दैट इज ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद हम बात आ गए LS पे। अब बाकी बात करते हैं कंडक्टेड बाय लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल USA। सो उसको साइड कर दो, उसकी जरूरत नहीं है इस बार पेपर में, आपको सिर्फ इन पे ध्यान देना है।
अब इनके अलावा क्या क्या प्रोविजंस हैं जो आप लोगों को ऑन टिप होने चाहिए। सबसे पहले लिटिगेशन, व्हाट डज मीन लिटिगेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। अच्छा चेक करो लास्ट का पेपर, उसमें लिटिगेशन पे क्वेश्चन आया वो बेस्ड। आपने कहा लिटिगेशन क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं लिटिगेशन के लिए। कह रहा है ग्रेजुएट में प्रैक्टिस एन एडवोकेट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दे कैन अचीव बाय वर्किंग अंडर। अब नॉर्मली मैंने बोला यार मैंने लॉ से ग्रेजुएशन नहीं की, तो क्या मैं लॉ को स्टडी कर सकता हूँ, लिटिगेशन प्रैक्टिस कर लो यार। क्या करो, ग्रेजुएशन करने के बाद किसी भी लॉयर के अंडर काम करो, ठीक है। अगर लॉयर के अंडर काम करो, लॉ फॉर्म में काम कर लो, ठीक है, आपको एक लिटिगेशन मिल जाएगी, तो आप लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इट्स नॉट बिन कंपल्सरी कि मैंने लॉ में ग्रेजुएशन की हो। मैंने बीए किया, मैंने बीकॉम किया, मैंने बीएससी किया, बट उसके बाद मैंने ये किसी लॉयर के अंडर काम करना शुरू कर दिया, तो आई गेट द लिटिगेशन। देन लॉ फॉर्म प्रैक्टिस, सेम काम है विद द लॉ फॉर्म प्रैक्टिस। व्हेन आप बीन वर्किंग इन लॉ फॉर्म, अच्छा आपने सीएस किया, सीएस करके आप लॉ फॉर्म को ज्वाइन करते हैं और वहां काम करते हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल आपने किया है, तो आपको लिटिगेशन मिल जाएगी, आप एक प्रोविजन को फॉलो कर सकते हैं। लोग कहते हैं लॉ फॉर्म्स वेरी इन साइज एंड प्रैक्टिस एरियाज। लॉ फॉर्म्स मे रेंज फ्रॉम द बुटीक लॉ, नाउ द फर्म्स स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरिया जिसमें हमारे पास सच एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट टू टैक्स लॉ, प्रॉपर्टी टैक्स, इन पे काम कर सकते हैं। To mid-size law firms, well large firm, which full service law with different practices groups such as the general, corporate, merger, acquisition, employment law, taxation, 50 चीजें बहुत इजीली ग्रैब होता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट को क्लिक किया, मैंने कहा फॉलोअप क्या करना है, किन चीजों लेके चलूंगा, दिमाग में आएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा सर अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ ग्रेजुएट्स की, लॉ ग्रेजुएट्स की अपॉर्चुनिटीज क्या है, फिर हमने बताया कि इंडिया के अंदर लॉ की क्या प्रैक्टिस है, कैसे कर सकते हैं। 2 फेज बताए गए, 3 साल, 5 साल। उसका हमने बोला कि जिन्होंने किए, अब कितने लॉ स्कूल कॉलेज कितने हैं 900, कितने लॉ स्कूल्स हैं 17, उनमें क्लैट करते हैं, एल्स करते हैं, एलसेट करते हैं, चलो ठीक है ये भी हो गया। उसके बाद आगे अगर लॉ की प्रैक्टिस नहीं की, आपने ग्रेजुएशन में लॉ नहीं की, तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, आपने लिटिगेशन पढ़ा, आपने रोल ऑफ लॉ फॉर्म्स पढ़ लिया। कम टू कॉर्पोरेट सेक्टर, व्हाट डज मीन बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, आई रिपीट माय वर्ड्स को प्लीज समझ लेना अच्छे से और क्लियर भी करना, क्यों जरूरी है कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करना, या कॉर्पोरेट सेक्टर का रोल क्या है। मतलब इन चेंजिंग एनवायरमेंट, इन टुडेज वर्ल्ड चेंजिंग एनवायरमेंट, हम बोलते हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर है क्या, काम कैसे करता है। लीगल कॉर्पोरेट्स हैव अ इन हाउस लीगल प्रैक्टिसेस, से इनके इन हाउस लीगल प्रैक्टिस होते हैं। एक पूरा चैम्बर होता है जिसमें काम किया जाता है, लॉयर्स होते हैं, इनके लीगल एडवाइजर होते हैं जो काम करते हैं, उसको कॉर्पोरेट लॉ सेक्टर कहेंगे। कहता है इन हाउस काउंसिल विल गिव अ लीगल एडवाइस टू कंपनी, आई रिपीट लीगल एडवाइस देते हैं, हैव एक्सपर्टाइज इन बिजनेस एंड द कंपनी कैन बी रिसॉल्व एंड ड्यूरिंग द बिजनेस कंपनी बीइंग रन इन कंप्लायंस टू एप्लीकेबल लॉ एंड व्हेन रिक्वायर्ड विल ब्रिंग एन एक्सटर्नल लॉयर, ये एक्सटर्नल लॉयर्स भी लाते हैं टाइम। देन several organizations such as the commercial banks, multinational companies, investment firms, insurance companies, e-commerce ventures, media houses are hiring law graduates for their legal developments। अब ये क्या करते हैं, ये अपने डिपार्टमेंट्स के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। तो आपने सुना टॉपर्स को क्या कहता है, हायर कर लिया जाता है ताकि उनकी कंपनी में काम कर पाए। कम टू नेक्स्ट पब्लिक पॉलिसी, व्हाट इज मीन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी क्या है, कैसे डील करना है, ये पेपर में आने के चांसेस हैं गाइस, पे ध्यान दीजिएगा। लॉयर्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग एंड एडवाइजिंग द पब्लिक पॉलिसी। Several organizations employ law graduates from policy making have institutionalized fellowship, which law graduates can be research assistants। सर रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, उनको उठा लिया था वहां से, मतलब उठा लिया था इन द सेंस कि टॉपर्स को लिया आता है, कंपनी अपने एडवाइस तैयार करती है, पूरा एक कमेटी तैयार करती है जिसमें टॉपर्स को लिया आता है ताकि वो उस चीज को और अच्छे डील कर पाए। देन इसका एक पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ग्रेजुएट इंटरेस्ट इन पब्लिक पॉलिसी कैन बी अप्लाई द सब legalization assistant under the legalization assistant member of the parliament, fellowship program run by PRS legislative research institutes such as the competition commission in India, security exchange board of India, सेबी की बात कर रहा हूं, also employ law graduates and policy making respective field। come to the next one, कहता legal research for academia, what does mean by legal research for academia। I hope आप लोग लिख रहे हैं और स्पीड ज्यादा नहीं, आराम से चल रहा हूं, तेज हो तो प्लीज बताना, दोबारा से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। Correct, graduates may attach themselves with the research centers and think tanks। research center think tanks का काम करते हैं। law graduates may take up the teaching or the teaching and research as a profession, at least a postgraduate degree in law related to discipline and expected to build a career in academics, वो पूरा काम करता है। universities employ postgraduates in law as lecturer, assistant professor in the beginning of the careers, short term position and opportunities and visiting professions। कहता प्रोफेसर्स एडजस्ट प्रोफेसर आर बीइंग अवेलेबल इन एकेडमिया, ये सारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। देन कम टू द मेन पॉइंट,
द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एनजीओज। अभी एनजीओज को भी लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर अपॉर्चुनिटीज हैं सारी, यहाँ भी काम कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट, आई रिपीट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन विद सोशल जस्टिस ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द लॉ ग्रेजुएट्स। These range from small grassroots level and a large well-founded organization. They may general in nature, providing free legal advice or legal education, legal awareness or more specialized knowledge. तो यहाँ पे भी आपके पास चांस है पूरा किन के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। Then the government institutions, yes government institution required law graduates. इनको पूरी तरह रिक्वायरमेंट होती है, कैसे करते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना है। The government departments, statutory authorities, public sector, undertaking regulatory bodies also provide interesting opportunities for lawyers. सर इनके पास चांसेस है कई सारे, ह्यूमन राइट हो गया, लॉ कमीशन हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन एक्सेट्रा हो गया हमारे पास। देन द जस्टिस डिपार्टमेंट, द क्लर्कशिप एंड द अदर एवेन्यूज, इनकी कोई मैटर नहीं करता, अगर छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पॉइंट्स मैंने वहां बोले वो तो ऑन टिप पहुंची। उसके बाद में 2 पॉइंट्स और हमारे जो करने जरूरी है। फर्स्ट, लिबरलाइजेशन लीगल परफॉर्मेंस। अच्छा, लिबरलाइजेशन लीगल परफॉर्मेंस क्या है, WTO के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास क्या थी, एक पॉलिसी लगाई गई थी 1991 के अंदर, दैट इज नोन एज टू बी LPG। LPG की फर्स्ट फॉर्म थी लिबरलाइजेशन। इट इज रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड, आई रिपीट रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड, किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यहां से वहां चीजों को आराम से बदल सकते हैं, मतलब किस तरह कोई एक्स्ट्रा बर्डन टैक्स नहीं लगा जाएगा, उसको लिबरलाइजेशन बोला गया था। तो इसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट की तरह पढ़ लेंगे, दैट्स नॉट अ टफ टास्क टू रीड, सिर्फ हार्डली आपको 1 मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट नहीं लगेंगे। देन हम एक वीडियो और बनाएंगे इसकी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वुमेन एंड लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एंड लॉ प्रैक्टिस इन अदर कंट्रीज। वैसे लॉ प्रैक्टिस इन अदर कंट्रीज इस बार कोई मैटर नहीं करता, पर फिर भी मैं आपको एक क्लास और दूंगा, तो आई होप तब तक आप इसको ऑन टिप कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट यू गाइस नीड टू कीप इन योर माइंड, कि पेपर के लिए अब राइट टाइम आ गया। हार्डली कितनी क्लासेस होनी चाहिए हमें, ऑलमोस्ट हमारी क्लासेस होनी चाहिए अभी 1 2 तो 5, सीरीजली 5 से 6 क्लासेस होंगी हमारी। 5 से 6 क्लासेस के बाद हमारा वो फेज शुरू होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा, जहाँ पे हम केस स्टडीज को डील करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा हर क्लास के अंदर कि यार ये केस स्टडी है, इसमें क्या डिस्कस करना है, कैसे पॉइंट होगा और कैसे हम रूल आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इन बेसिक्स को फॉलो करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय।